दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज देश के सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं जो आम आदमी को संभवतया इसकी जानकारी नहीं है। खास को तो है, बुद्धिजीवियों को तो है, बड़े पत्रकारों को तो है, बड़े वकीलों को तो है, लेकिन देश के करोड़ों आम नागरिकों को संभवतया इसकी जानकारी नहीं है। वो क्या रहस्योद्घाटन है कि जब किसी के साथ किसी भी स्तर पर, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और राज्य से लेकर पूरे देश के स्तर पर किसी भी स्तर पर अन्याय होता है तो वो न्याय मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। और यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं, जो अदालतों में न्यायाधीश बैठे हैं, जज बैठे हैं, जस्टिस बैठे हैं, उनकी कलम को रोक दिया जाए, जजों को ही ब्लैकमेल सरकार करने लगे, ब्लैकमेल करके सरकार में बैठे लोग अपने हक में उनसे फैसले करवाने लगे, तो न्याय तो मर जाएगा। वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं देश में, देश के न्यायाधीशों का ऐसा मानना है कि हालात बहुत बढ़िया नहीं है। न्यायपालिका के हालात बहुत बढ़िया नहीं है। सरकार उनको भी ब्लैकमेल करती है, उन पर भी दबाव बनाती है, जिससे न्याय पर फर्क पड़ता है। वो चाहकर भी किसी बड़े मुद्दे पर न्याय नहीं दे पाते और उससे किसी व्यक्ति या संस्थान या न्याय का गला घुट जाता है और फैसले उनसे गलत करवा लिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे, ऐसी किसकी हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जजों को ब्लैकमेल कर सके? यस, ऐसा है। सरकार जो कुछ मुद्दे उठाती है या जो गलत कारनामे करती है, और यदि उन गलत कारनामों को कोई भी नागरिक या विपक्ष का नेता अदालत में ले जाए और अदालत में सरकार साम दाम दंड भेद से फैसले अपने हक में करवा ले, जजों को ब्लैकमेल करके, तो आप समझ सकते हैं कि न्याय का गला घोटा जा रहा है। आपको ये भी मालूम है कि कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के कई जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपना रोना रोया था कि न्यायपालिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन पर कई तरीके के दबाव हैं और वो जो न्याय करना चाहते हैं ईमानदारी से, ऐसा उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। न्यायपालिका के रास्ते में कई तरीके के अड़ंगे अटकाए जा रहे हैं, जो संभवतः भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपको याद है ना कि भारत के इतिहास में पहली बार अपना दुखड़ा रोने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। तो अब मैं इसके पीछे की कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी आपको बता रहा हूँ। सरकार चाहती है कि या तो तुम वो फैसले दो जो हमारे हक में हो, वरना हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम आपको भी ठीक कर देंगे। वो क्या रास्ते हैं? दोस्तों, जैसे ही जो भी जस्टिस, न्यायाधीश, जज सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी किसी भी अदालत में बैठते हैं अपनी कुर्सी पर, तो सरकार उनके पीछे IB, CBI
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा देती है और उनकी पूरी छानबीन करती है। इन डिपार्टमेंट के द्वारा जैसा कि दुरुपयोग हो रहा है पिछले 10 सालों से, उनका पूरा खाता बही खाता बनाया जाता है, उनको देखा जाता है कि उनकी कहाँ कोई कमजोरी है, चाहे पैसे की कमजोरी हो, चाहे चरित्र की कमजोरी हो, चाहे कोई और कमजोरी हो। यदि वो पकड़ में आ जाती है तो सरकार उन न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करती है, कहती भाई ये मामला है आपके खिलाफ, देख लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि या तो हमारे साथ मिलकर चलिए, सरकार के हक में फैसले दीजिए, वरना का आप मतलब समझ सकते हैं। उदाहरण अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गोगोई जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन पर भी किसी तरीके का दबाव बनाने की बातें उछली थी, चर्चा में आई थी। और इसलिए कहा जाता है कि गोगोई जी ने अयोध्या मंदिर के हक में वो फैसला दिया जो भाजपा चाहती थी, जो भाजपा सरकार चाहती थी, जो भाजपा हाई कमान चाहता था। गोगोई जी ने वो फैसला दिया। उनका दूसरा जो संदिग्ध फैसला था, जो राहुल गांधी ने देश विदेश में घूम घूम कर बताया था कि जो रफाइल लड़ाकू जहाज थे उनमें बहुत हेरा फेरी की गई है, वो कई गुना ज़्यादा कीमतों पर खरीदे गए हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार ने वो बहुत कम पैसों में उनका सौदा किया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन गोगोई जी ने वो राफाइल हवाई लड़ाकू जहाज़ों का मामला भी सरकार के हक में सुना दिया। ये तो मैं 2 फैसले बड़े बता रहा हूँ जिनका देश की हालत पर, स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन चूंकि उन्होंने सरकार के हक में फैसला दिया, न्याय का कथित रूप से गला घोंटा, लेकिन उसका प्रसाद उन्हें मिला। रिटायरमेंट के बाद गोगोई जी को राज्यसभा की कुर्सी दे दी गई, जिससे कि वो रिटायरमेंट के बाद 6 साल और मज़े ले सकें, सरकारी बंगले में रह सकें और पेंशन ले सकें ज़्यादा। ज़िंदगी का आनंद 6 साल उनका और बढ़ जाए। बेशक उनके फैसलों से देश की स्थिति पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़े उनकी बला से। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अरुण मिश्रा जी, उन पर भी इसी तरीके के आरोप हैं। उन पर आरोप ये है कि राहुल गांधी और बहुत सारे लोग गौतम अडानी पर आरोप लगाते रहे कि इसके धंधे में जितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है और ये सब कुछ नहीं चल रहा है। कोई भी सामान्य उद्योगपति इतनी तेजी से वर्ल्ड का नंबर 1 या नंबर 2 का अमीर नहीं हो सकता जब तक कि सरकार उसको बैक ना कर रही हो या सरकार में बैठा हुआ कोई ताकतवर व्यक्ति उसको बैक ना कर रहा हो। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा जी, और इन पर आरोप है कि इन्होंने 6 जजमेंट गौतम अडानी के हक में दिए जो नहीं होने चाहिए थे न्याय के अनुसार, और उन्होंने अपने इन 6 जजमेंट के द्वारा लगभग 40,000 करोड़ का फायदा गौतम अडानी को कराया, जो एक देश के बड़े ताकतवर नेता का दोस्त है। और इसके बदले मालूम है क्या हुआ? जब वो अरुण मिश्रा जी रिटायर हुए तो उनको भी उसका प्रसाद मिला। क्या प्रसाद मिला?
एनएचआरसी के चेयरमैनशिप की कुर्सी, उनको चेयरमैन बनाया गया। रिटायरमेंट के तत्काल बाद गोगोई जी को भी, अरुण मिश्रा जी को भी कोई बीच में नहीं, मतलब समय नहीं, उधर रिटायरमेंट और उधर प्रसाद। जबकि जानकार कहते हैं कि ये संविधान के अनुसार नहीं है कि किसी को तुरंत रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ी कुर्सी दे दी जाए, उसे फायदा पहुंचाया जाए, इसलिए कि सरकार में बैठे लोगों के कहने के अनुसार उन्होंने सरकार को या सरकार के लोगों को फायदा पहुंचाया था। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में इतनी बात कह पा रहा हूं। दोस्तों, मेरी ना तो ये हैसियत है, ना मैं इतना बड़ा पत्रकार हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करूं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण जी ने यह सब अपने एक कार्यक्रम में किया, जिसकी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर चला है, खूब आज भी चल रहा है। हम भी उसको प्रूफ के रूप में प्रशांत भूषण जी के कार्यक्रम की वीडियो डालेंगे, आपको दिखाएंगे, इसलिए कि प्रशांत भूषण जी ने तो और भी बड़े खतरनाक आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से जजों को ब्लैकमेल कर सरकार या सरकार में बैठे ताकतवर नेता अपने काम निकलवा रहे हैं और न्याय का गला घोंट रहे हैं, और न्यायाधीश भी लालच में या ब्लैकमेल होकर उनके द्वारा बताए गए गलत रास्ते पे चल के न्याय का गला घोंट रहे हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा दुखदाई कोई बात नहीं हो सकती कि जिस न्यायपालिका के द्वारा सबको न्याय की उम्मीद होती है, वहाँ न्याय का ही गला घोंट दिया जाए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस देश को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका चलाते हैं, उनका सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। न्यायपालिका जो है निगरानी रखती है कहीं किसी के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है, कोई नेता या सरकार गलत काम तो नहीं कर रही है, वो कहीं संविधान के खिलाफ तो आचरण नहीं कर रही है। और उन सब बातों को देश की जनता को बताने के लिए चौथा पाया होता है लोकतंत्र का मीडिया, और मीडिया का तो इस सरकार में बुरा हाल है। उसे गोदी मीडिया कह दिया गया है कि उस सरकार की गोद में जा बैठा है। अब उम्मीद यदि मीडिया से बची हैं तो वो भी सोशल मीडिया से बची हैं, और जो भी सत्य निकल कर बाहर आ रहा है वो भी सोशल मीडिया के द्वारा ही आ रहा है। वरना जो कथित राष्ट्रीय चैनल है या राष्ट्रीय कई अखबार हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, सरकार की गोद में जाके बैठ गए हैं, उसकी बात करते हैं, तो उनसे तो न्याय की उम्मीद है नहीं। एक सोशल मीडिया बचा है जिससे देश की जनता को न्याय की उम्मीद है, और सत्य जानने की उम्मीद उसे आजकल सोशल मीडिया से है, और वो सोशल मीडिया को ही देखने लगे हैं, और ज़्यादातर टीवी चैनल आजकल डब्बा बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने ये मुद्दा आपके सामने रखा कि आज के दौर में किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, यानी न्यायपालिका का भी किस तरीके से गला घोटा जा रहा है। कुछ मैंने उदाहरण दिए, लेकिन और ऐसे दर्जनों खतरनाक उदाहरण सामने हैं जिससे आपको लगेगा कि किस तरीके से न्यायपालिका की दुर्गति इस दौर में हुई है। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये था मेरा आज का मुद्दा। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।